नमस्कार मित्रों, आपका एक बार वर्कुलर में फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम केमिकल पोटेंशियल और ग्रांड कैनोनिकल फंक्शन की बात करेंगे। ग्रांड कैनोनिकल फंक्शन का इस्तेमाल बोस-आइंस्टाइन गैस को डिस्क्राइब करने में और फर्मी-डिराक गैस को डिस्क्राइब करने में होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अधिकतर बुक्स में, अधिकतर लेक्चर्स में इसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, क्यों उसको केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं, ये सब चीज़ों को हम वन बाय वन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल या पार्टीशन फंक्शन लिखिए, क्योंकि हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्टीशन फंक्शन। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें केमिकल पोटेंशियल की। केमिकल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिकल पोटेंशियल। ओके, सो लेट अस कंसीडर ये पार्टिकुलर। हम एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। कंसीडर केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये रिएक्शन कौन सा है? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आप लोग इसको जानते होंगे। इसे कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का बनना। और ये जो है आपका, यहाँ पे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। H2 मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 2 मतलब यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और O2 के आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 माना जाएगा। तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो हमको क्या मिलता है? 2H2O। H2O क्या है? एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल या पानी का मॉलिक्यूल। तो हम क्या देखते हैं कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ किसके साथ मिलकर के, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के दो वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपका है, इसमें कितने हैं? n=2 है, और यहाँ पे क्या है? n=1 है। यहाँ पे n= क्या है? 2 है। तो मतलब 3 पार्टिकल मिल करके 2 पार्टिकल बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल पहले थे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्शन के बाद नहीं है। सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द केमिकल रिएक्शन, हम इसको स्पेसिफाई करके लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द रिएक्शन आर नॉट सेम। ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो है हमने देखा कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है जहाँ से जो है नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रही है, कभी कभी इंक्रीज भी हो सकती है। जैसे डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल में आप देखते हैं कि इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये होता रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ये सिर्फ जो है एक पार्टिकुलर केस है। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पे ये चीज़ होती है। तो अब हम जो केमिकल पोटेंशियल है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? सो वी डिफाइन द केमिकल पोटेंशियल हियर, वी डिफाइन द केमिकल पोटेंशियल एज, इसको कैसे लिखते हैं? द चेंज इन, ये डिफिनीशन है, ध्यान रखिएगा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम
when added or subtracted a molecule to or from the system. तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम पूरे सिस्टम में एक मॉलिक्यूल जोड़ना चाहें या एक मॉलिक्यूल निकालना चाहें पूरे सिस्टम से, ओवरऑल सिस्टम से, तो जो एनर्जी यहाँ पे चेंज होगी, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, उस एनर्जी चेंज को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। जैसे अगर हम कहें एक एटम है, एटम को हम कह सकते हैं एक सिस्टम है, अगर उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो कितनी एनर्जी लगेगी, वो उसका केमिकल पोटेंशियल हो जाएगा। या उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, उसका केमिकल पोटेंशियल। लेकिन हम पार्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग गैस की बात कर रहे हैं। नॉन इंटरेक्टिंग गैस इसलिए कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो नॉन इंटरेक्टिंग गैस में हम देखते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, उसमें मतलब एक सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें एक मॉलिक्यूल हम जोड़ना चाहते हैं, एक मॉलिक्यूल हम घटाना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो जो एनर्जी ऐड होगी या घटेगी वो सब जगह क्या होगी, इक्वल होगी। एक पार्टिकल के लिए एक एनर्जी, दो पार्टिकल के लिए जस्ट डबल, तीन पार्टिकल के ट्रिपल, क्योंकि ये नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है। इंटरेक्टिंग होता तो यहाँ पे क्या होता, डिफरेंस आ जाता। तो नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम में बहुत सारी, मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या है, बहुत सारी, एक हम छोटा सा वेसल बनाते हैं, इसको देखिए, एक छोटा सा वेसल बनाते हैं हम, और इस सिस्टम में मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पहले से मौजूद हैं। अब इसमें अगर हम एक्स्ट्रा एक ऐड करना चाहते हैं, बाहर से ऐड करना चाहते हैं एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल को हम ऐड करना चाहते हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या एनर्जी जो है रिलीज होगी, तो उसको क्या कहेंगे, म्यू कहेंगे। एनर्जी रिलीज्ड इसको क्या कहेंगे, म्यू कहेंगे। और अगर जो है इसमें से हम एक निकालना चाहते हैं, तो निकालने में क्या होगा, हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनर्जी सप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट या टू ड्राई वन मॉलिक्यूल, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका म्यू हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में इसको कहते हैं केमिकल पोटेंशियल म्यू। तो अब आप कहेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे टेम्परेचर डिफाइन करता है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी या किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वैसे ही जो है जो फ्लो ऑफ पार्टिकल, इसको कौन डिसाइड करता है, केमिकल पोटेंशियल। जस्ट लाइक टेम्परेचर determines the flow of या direction of flow of heat in a similar fashion mu determines the flow of molecules। मतलब अगर किसी सिस्टम में दो सिस्टम है, उसमें हम जोड़ दें तो मॉलिक्यूल्स ए सिस्टम से बी में जाएंगे, बी सिस्टम से ए में जाएंगे। इसको कौन डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे से मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है, ऐसे करके एक का नाम हमने ए रख दिया, एक का नाम रख दिया हमने बी, और इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो म्यू डिसाइड करेगा कि जिधर म्यू ग्रेटर होगा, मान लीजिए इसका कितना है, इसका म्यू 1 है, इसका क्या है, म्यू 2 है। अगर हम कहेंगे म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2, तो पार्टिकल का फ्लो किधर होगा, पार्टिकल का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, म्यू से म्यू 2 की ओर होगा। और अगर उल्टा है तो फिर म्यू 2 से म्यू 1 की ओर होगा। तो म्यू 1 क्या दिखाता है, म्यू दिखाता है आपका कि एक पोटेंशियल है जो दिखाता है कि पार्टिकल फ्लो किधर से किधर होगा। जैसे टेम्परेचर दिखाता है हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की ओर हम देखते हैं हीट फ्लो होती है, ठीक उसी तरह से हायर कंसंट्रेशन से या हायर पार्टिकल नंबर से लोअर केमिकल पोटेंशियल की ओर जो है हीट
सॉरी पार्टिकल्स फ्लो होते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ भी होगा, इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा एनर्जी में होगा इसका कंट्रीब्यूशन। सो द थर्मोडायनामिक इक्वेशन, थर्मोडायनामिक इक्वेशन, अब ये क्या हो जाएगा, जो आपको पता है कि सिंपल थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन होता है डी यू इक्वल टू क्या होता है टी डी एस और माइनस पी डी वी होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ एडिशन हो जाएगा, दिस विल लीड टू ए न्यू इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल भी शामिल है, तो हम इसको लिखेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू एंड हाउ ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कनेक्टेड है, सो लिखेंगे हम डी एन। एन मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको भी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया। ऑब्वियसली अगर हम म्यू निकालना चाहें तो म्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, म्यू इज गिवन बाय पार्शियल यू एंड पार्शियल एन, और किस पे, कांस्टेंट एस पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये म्यू की डिफिनीशन होगी, इसको आप पैक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। तो ये हो गया हमारा म्यू। अब ऐसे जो है अगर आप निकालना चाहें अलग अलग पोटेंशियल के लिए तो डी एफ निकाल सकते हैं, डी एफ मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये होता है यू माइनस टी एस होता है, तो डी आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी हो गया। तो डी यू कितना है हमारे पास, डी यू है टी डी एस माइनस पी डी वी एंड म्यू डी एन एंड टी डी एस एंड एस डी टी। ऑब्वियसली यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा म्यू डी एन, या इसको पहले हम पी डी वी को लिख देते हैं, पी डी वी पी डी वी हो जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पे एस डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस म्यू डी एन। फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं पार्शियल एफ एंड पार्शियल एन, इसको जो है कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे अगर हम इवेल्युएट करें तो ये क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। ये भी हमारी डिफिनीशन है। तो अगर आपको एफ पता है या ये पता है एनर्जी पता है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा ना। अब हम जो देखना चाहते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, हम कलर थोड़ा दूसरा चूज करते हैं कि कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये शायद अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, ओके। सो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो एंट्रोपी है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है जिसकी एंट्रोपी फॉर ए सिस्टम हैविंग एंट्रोपी एस। अब ये एस किसका फंक्शन है, एस कैन बी फंक्शन ऑफ एनर्जी का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, और अब की बार क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एस को हम क्या लिखेंगे, एस इज ए फंक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी यू एंड वॉल्यूम एंड एन, इन तीनों का ये फंक्शन है। तो कोई भी जो चेंज होगा इसमें उसको हम कैसे लिखेंगे, डी एस विल बी, अभी आप तो आपको पता ही है, इसको लिखेंगे डी एस बाय पार्शियल यू, और यहाँ पे क्या होगा एन एंड वी, बाकी दो कांस्टेंट होंगे, और ये हो जाएगा डी यू। इसी तरह से क्या होगा पार्शियल एस एंड पार्शियल वी, और ये कितना हो जाएगा यू एंड एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा पार्शियल एस एंड पार्शियल एन, और इधर कितना हो जाएगा यू एंड वी एंड डी एन हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमको डी एस के लिए क्या मिलता है, बट डी एस अभी हमने चेक किया था, देखो यहाँ पे डी एस इक्वल टू क्या है, अच्छा हाँ यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ हैं, सॉरी, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, टी डी एस इक्वल टू कितना होता है, इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं हम, डी यू सॉरी डी यू इक्वल टू टी डी एस एंड पी डी वी एंड म्यू डी एन।
इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, डी एस इक्वल लिख सकते हैं डी यू या टी डी एस लिखते हैं डी यू एंड माइनस पी डी वी एंड क्या लिख सकते हैं म्यू डी एन लिख सकते हैं। तो डी एस कितना हो जाएगा, यहाँ से डी एस हो जाएगा डी यू बाई टी हो जाएगा, डी यू बाई टी हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, अच्छा ये एक मिनट, माइनस पी है ना टी डी एस, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा आपका पी डी वी एंड इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे पी डी वी बाई टी और ये हो जाएगा म्यू डी एन बाई टी, क्योंकि टी से हम सबको डिवाइड कर रहे हैं। आप कंपेयर कर दीजिए, तो इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग द टू फॉर्म्स, कंपेयरिंग द टू फॉर्म्स ऑफ डी एस, हमको क्या मिलने जा रहा है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए हम जहाँ पे हम डी यू देखिए, ये डी यू का क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट, डी यू का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये है डी यू का कोफिशिएंट और यहाँ पे क्या है 1/t है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/t इक्वल टू पार्शियल एस एंड पार्शियल यू एंड एन वी। ये हमने एक रिलेशन लिख लिया। अब दूसरे रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पार्शियल एस पार्शियल डी वी का क्या है, यहाँ पे पी बाई टी है, तो ये हो जाएगा पी बाई टी और ये हो जाएगा पार्शियल एस एंड पार्शियल वी एंड यू एंड एन, कांस्टेंट यू एन पे हो गया, कांस्टेंट यू एंड एन पे हो गया। और इसके बाद हम अगर देखें तो पी बाई टी हो गया और क्या लिखेंगे म्यू के लिए क्या लिखेंगे माइनस म्यू बाई टी, इसको लिखेंगे पार्शियल एस बाई पार्शियल एन एंड कांस्टेंट यू एंड वी पे हो गया। ये तीन एक्सप्रेशन है, इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पैक कर देते हैं हम, तो इनको याद रखिएगा ये तीनों एक्सप्रेशन को, और इन्हीं का हम भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि यार हीट फ्लो में क्या होता है ना, हीट फ्लो में क्या होता है। तो केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल हम देखते हैं। सो इन केस ऑफ exchange of particles, तो हम ऐसे सिस्टम की बात करें जो ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम है, जिसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है एनवायरनमेंट से या उसके सराउंडिंग से मतलब ट्रांसफर हो सकता है, उसको ले भी सकता है, उसको दे भी सकता है। तो इसको अगर हम स्कीमेटिकली दिखाएं तो कुछ ऐसा रहेगा, एक बॉक्स इधर हो गया, दूसरा बॉक्स इधर हो गया, और इसका जो है अपना क्या है, इसका अपना टेम्परेचर है और कुछ इसका अपना म्यू1 है और इसका क्या है अपना कुछ n1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। और ये आपका ये फ्लो है और ये हो गया आपका T2 हो गया और यहाँ पे हम लिख दिए μ2 और ये हो गया आपका n2 हो गया, राइट। तो इस केस में जो है हम मानते हैं इन दिस केस यहाँ पे एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि एनर्जी अब चेंज होगी कि एनर्जी जो है सराउंडिंग से चेंज हो रही है, तो एनर्जी का तो रोल खत्म हो गया कि एनर्जी जो है इक्विलिब्रियम में हो गई, जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी चली गई, तो इस सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में हो गया। लेकिन अभी पार्टिकल का जो है केस बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम मानकर चलते हैं कि अभी जो है सिर्फ ये एस आपका किसका फंक्शन है, एस इज फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज वेल। अब यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये लिख देते हैं पहले। तो S कितना हो जाएगा, S होता है आपका S1 और S2, मतलब 2 पार्ट का इसका एंट्रोपी और इसका एंट्रोपी दोनों का सम होगा। तो DS कितना हो जाएगा, DS हो जाएगा DS1 एंड DS2 हो जाएगा। तो DS1 को आप लिख सकते हैं, ये सिंपल फंक्शन है किसका, ये हो जाएगा आपका यार रुकिए अभी, ये पार्शियल S1 एंड पार्शियल N1 हो जाएगा ना, पार्शियल N1। और यहाँ पे क्या है, ये किसका फंक्शन होता है, म्यू का भी हमने देखा था, U और V कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे U एंड V कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका DN1 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, पार्शियल S2 अपान N2 एंड ये हो जाएगा आपका UV कांस्टेंट है और DN2 हो गया, राइट। तो अब देखिए जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ये दे रहा है S1, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको मिल रहे हैं S2 को। So the number of particles
transferred from system 1 to system 2 is dn, and hence the number of particles या molecules accepted या received, यहाँ पर लिखे received by system 2 is also dn। तो एक में दे रहा है, एक में ले रहा है। अगर हम देने को क्या कहें, निगेटिव कहें। सिस्टम अगर जब गिव अप करता है तो उसको कहते हैं निगेटिव, और जब ऐड होता है या एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम कहेंगे, इसको लिखेंगे जो ds है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा पार्शियल s1 एंड पार्शियल n1, एंड ये हो जाएगा आपका uv। और ये क्या रहा है, गिव अप कर रहा है। तो ये वन सिस्टम क्या करे, गिव अप कर रहा है। ये वन सिस्टम है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो वन सिस्टम क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस dn हो जाएगा। और वहाँ पे कितना हो जाएगा, पार्शियल s2 एंड पार्शियल n2 एंड uv। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dn हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से देखिए dn कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे पार्शियल s1 अपान पार्शियल n1 एंड uv। अच्छा, एक काम करते हैं, बल्कि हम ये पार्शियल s अपान पार्शियल n कितना होता है इसको हम देख लेते हैं। पार्शियल s अपान पार्शियल होता है माइनस म्यू अपान टी। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे माइनस म्यू1 अपान टी, t1 लिखेंगे, सॉरी। और ये कितना हो गया, माइनस dn हो गया। और इधर कितना हो जाएगा, माइनस म्यू2 अपान t2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, dn हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप dn को कॉमन निकाल देते हैं तो आपको मिल जाएगा माइनस, और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो म्यू1 अपान t1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, म्यू2 अपान t2 हो जाएगा। और ये हो गया आपका dn हो गया। और ये हो गया आपका ds, ये आपका ds हो गया। आपको पता है कि एंट्रॉपी कभी भी, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एंट्रॉपी कभी भी घटती नहीं है। मतलब ये तो रुक सकती है, बराबर हो सकती है, या तो बढ़ सकती है। तो ये फ्रॉम जो है सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि एंट्रॉपी कभी कम नहीं होगी, भले चाहे वो इक्वल हो जाए या बढ़ जाए। तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ से कि अगर हम ये मानकर चल रहे हैं फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, जो T1 है और T2 ये क्या हो जाएंगे, कॉमन टेम्परेचर T हो जाएगा। तो आपको ds क्या मिल जाएगा, ds मिल जाएगा आपको म्यू1 माइनस म्यू2 अपान T, और मल्टीप्लाइड विद dn ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली यहाँ पे म्यू1 क्या हो जाएगा, म्यू2 से बराबर या इक्वल हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि अगर जो है थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है तो म्यू और म्यू2, या मतलब मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जो आपका केमिकल पोटेंशियल ये डिसाइड करता है कि पार्टिकल का फ्लो किधर से किधर होगा। सो दिस विल लीड टू द आंसर म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। सो द पार्टिकल फ्लो under thermal equilibrium is dictated by the corresponding difference in केमिकल पोटेंशियल म्यू। तो म्यू कौन डिसाइड करता है, म्यू डिसाइड करता है कि किधर पार्टिकल का फ्लो होगा और किधर नहीं होगा। और ये फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक कि म्यू दोनों के आपस में बराबर नहीं हो जाते। तो म्यू ने क्या डिसाइड किया, म्यू ने डिसाइड किया कि पार्टिकल का फ्लो किस तरफ से
किस तरफ होगा, राइट। अब हम देखते हैं ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन की, या ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन की पार्टीशन फंक्शन की बात करेंगे और देखते हैं म्यू वहाँ पे कैसे ऑटोमेटिकली अपीयर होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं द ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ओके, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सिस्टम लेते हैं जो अपने सराउंडिंग से कनेक्टेड है। लेट अस कंसीडर, चेंज द कलर, let us consider a system of particles या molecules लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मॉलिक्यूल्स से हम कहते हैं तो जनरल मतलब पार्टिकल्स की बात होती है। मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरल टर्म है। मॉलिक्यूल मतलब कि नहीं वो एटम, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ मॉलिक्यूल मतलब कि जो सबसे छोटी थर्मोडायनामिकल इकाई है या एंटिटी है उसको मॉलिक्यूल कहा जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरेक्टराइज्ड बाई सम एनर्जी। अब कुछ तो एनर्जी होगी तो उसको कहते हैं एप्सिलॉन है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कहते हैं n कह देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये सिस्टम किसके साथ है? दिस इन कांटेक्ट विद ए ह्यूज रिजर्वायर या सराउंडिंग भी बोल सकते हैं इसको हम, सराउंडिंग in which the energy is, अगर टोटल एनर्जी कितनी है U है तो इसमें क्या होगी? U माइनस एप्सिलॉन होगी, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, कोई n है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने होंगे? इसके अंदर n माइनस n होंगे, जो आपका रिजर्वायर है। तो इसको स्कीमेटिकली हम बना भी सकते हैं। देखिए जैसे कैसे बनाएंगे इसको हम। यहाँ पे हमने क्या किया, स्कीमेटिकली एक जो है बड़ा सा रिजर्वायर बनाया और एक छोटा सा जो है यहाँ पे हमने बना दिया ये सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो है कैरेक्टराइजेशन क्या है? n इसका जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एप्सिलॉन क्या है? इसकी एनर्जी है। ये आपका सिस्टम है ना, ये आपका सिस्टम ऑफ कंसंट्रेशन। और ये क्या है? आपका रिजर्वायर है, ये बड़ा वाला। और रिजर्वायर की जो एनर्जी है वो क्या है? कैपिटल E माइनस एप्सिलॉन हो जाएगी, या U माइनस एप्सिलॉन लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे U यूज किया हर जगह थर्मोडायनामिक्स में, तो U ही लिखेंगे। और पार्टिकल्स नंबर क्या हो जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस n हो जाएगा, राइट। ये आपका रिजर्वायर हो गया। अब होता क्या है कि आप जो है एंट्रोपी को लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये आपस में दोनों कनेक्टेड है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। सो यहाँ पे जो एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी जो है यहाँ पे कुमुलेटिव होगी, या मतलब कि आपस में जुड़ा होगा। और चाहे कंडीशन भी रख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी है या टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दिस इज मच लार्जर देन, दिस इज मच द टोटल एनर्जी ऑफ रिजर्वायर and system BU, and that is much larger than epsilon, and also total number of molecules। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n, that is greater than
द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम, राइट। तो हम क्या करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस, फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस इन एंट्रोपी। और आपको पता है एंट्रोपी को हमने पिछली बार भी लिखा था, एंट्रोपी को हमने माना फंक्शन किसका, इंटरनल एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे गायब, क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दो सिस्टम्स आपस में इंटरनली कनेक्टेड, यहाँ पे एनर्जी तो नहीं, लेकिन टेम्परेचर का जो है हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो हीट एक्सचेंज होने से थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर T, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, S इज ए फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी U, मतलब टोटल, और किसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लिख देते हैं ऐसे करके, ऐसे। तो द एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर, एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे S एंड दिस इज फंक्शन ऑफ U माइनस एप्सिलॉन, और क्या हो जाएगा n माइनस n, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ये बहुत स्मॉल है, मतलब कि सिस्टम से थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन टेलर एक्सपेंड इट, टेलर एक्सपेंडिंग इट। अब अराउंड किसके करेंगे, जो सिस्टम की एंट्रोपी है उसके अराउंड करेंगे, सिस्टम से एंट्रोपी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे S U माइनस एप्सिलॉन एंड N माइनस N, और टेलर एक्सपेंशन आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा, S U एंड आपका ये देखिए कांस्टेंट है, ये पूरे सिस्टम के लिए है ना। ओके, और इसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये माइनस है तो इसको लिखेंगे माइनस, और पार्शियल S बाई पार्शियल, क्या लिखेंगे, जो U है तो U लिखेंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाकी चीज़ें कांस्टेंट होगी, तो N कांस्टेंट होगा एंड आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और अगला टर्म क्या होगा हमारा, माइनस N, और क्या होगा, पार्शियल S बाई पार्शियल, ये हो जाएगा N, और ये हो जाएगा आपका U एंड V। और अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, SUN हमको मालूम ही है। SUN मतलब क्या है, टोटल एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम, मतलब रिजर्वायर प्लस सिस्टम। और पार्शियल S बाई पार्शियल U हमको पता है टेम्परेचर होता है, और ये क्या होता है, म्यू होता है। तो इसको हम इनफैक्ट लिख सकते हैं S U माइनस एप्सिलॉन एंड N माइनस N, दिस इक्वल टू हाउ मच, दिस इक्वल टू S U एंड N, और कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाई T हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, और इसके बाद इधर कितना हो जाएगा, माइनस N, और ये हो जाएगा माइनस म्यू अपान T हो जाएगा। तो अगर इसको हम कंपैरेटिव कंबाइनली लिखें तो ये बन जाएगा आपका माइनस 1 अपान T एप्सिलॉन माइनस, या माइनस साइन ले रहे हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा म्यू एंड N, किसी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए ये हमारा फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मेट। ओके, तो ये हमारा जब फॉर्मेट हो गया तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ये हो गया आपका S फॉर टोटल सिस्टम। अब जो है हम अगर कैलकुलेट करना चाहें नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी को हम कौन सी प्रोबेबिलिटी लिख दें यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर ए particular configuration।
particular configuration मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है एप्सिलॉन है और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है n है, ये सिस्टम के लिए, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। और ये कितना माइक्रो स्टेट्स मतलब ओमेगा, यहाँ माइक्रो स्टेट्स क्या है ओमेगा, एंड दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ ई एंड एन। बट आपको पता है बोल्ट्जमैन रिलेशन से कि S इक्वल टू क्या होता है, K log ओमेगा होता है। इसको आप एप्सिलॉन एंड n लिख सकते हैं। तो ओमेगा कितना हो जाएगा एप्सिलॉन n के लिए, ये हो जाएगा आपका S अपान K, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा इतना करके, राइट, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल इतना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S अपान K को, तो इसको लिख सकते हैं आप एक्सपोनेंशियल, और S कितना यहाँ पे, S है आपका, S के साथ क्या लिखेंगे, S पूरे सिस्टम को लिख देते हैं। सो S फंक्शन ऑफ U माइनस एप्सिलॉन एंड N माइनस N, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि टोटल हमारा है एंड बाई K, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ S, जिसका फंक्शन है U एंड N का फंक्शन है, और कितना हो जाएगा 1 अपान KT, ये अपान K हो गया, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस म्यू एंड N। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ ये वाला जो S है, ये वाला S, ये आपका क्या है कांस्टेंट होगा पूरे सिस्टम के लिए, क्योंकि सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में आ गया, टोटली इक्विलिब्रियम, हर तरह से इक्विलिब्रियम में आ गया। सो दिस इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट, दिस इज सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट, आप इसको कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, सब कांस्टेंट। और ये आपका कितना हो जाएगा e टू पावर माइनस, अब 1/k2 क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन माइनस म्यू एंड n लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन n कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू दिस मच। तो अब आप प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे P एप्सिलॉन n, दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड एप्सिलॉन n। सिंप्लीफाइड वे में हम इसको लिख सकते हैं P एप्सिलॉन n, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन माइनस म्यू एंड n। देख लीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली आ गया हमारा फॉर्म। तो ये हो गया आपका P का फॉर्म। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे P एप्सिलॉन n, और इसको लिख सकते हैं हम कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बीटा एंड एप्सिलॉन माइनस म्यू एंड n हो गया। तो अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, प्रोबेबिलिटी का सम होता है हमेशा 1। तो आपको पता है सिग्मा, जो भी लिख दें हम यहाँ पे I लिख दें, पी आई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1। सो इस कंडीशन से हमको क्या मिल जाएगा, इस कंडीशन से हमको मिल जाएगा 1 इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, और ये हो जाएगा सिग्मा I एंड e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन माइनस म्यू एंड n हो गया, इतना लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, इसको हम कांस्टेंट की लिए इवेल्युएट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1 अपान सिग्मा ई टू पावर, अब ये I लिख देते हैं, ई टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I माइनस म्यू I n। और नहीं, म्यू कांस्टेंट रहेगा, म्यू एन आई कर देते हैं ऐसे करके, म्यू एन आई हो गया। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन जेड। ये क्या है आपका इसमें स्मॉल लिखते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो, स्मॉल जेड लिख देते हैं, स्मॉल जेड। तो और पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन
फंक्शन स्मॉल z इक्वल टू हाउ मच, ये ग्रैंड कैनोनिकल के लिए लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा सिग्मा आई एंड e टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस म्यू एन आई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फुल एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो इसको हम पैक कर देते हैं क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये किसके लिए है, ये आपका ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे बाकी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टीशन फंक्शन मिल गया तो हम पी आई को कैलकुलेट कर सकते हैं पहले। तो पहले क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिखोगे, पी आई इक्वल टू ई टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई एंड म्यू एन आई लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई जेड। तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन का फॉर्म हो गया। दैट इज़ वेरी इजी। ओके, अब हम देखना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल का निकालना चाहते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे n, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा आई एंड एन आई एंड पी आई हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं के टी एन आई पी आई की वैल्यू रखें, के टी और हो जाएगा पार्शियल लॉग जेड एंड पार्शियल म्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर बीटा। और इसी तरह से आप u को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा आई एन आई एंड, सॉरी एन आई क्यों होगा, पी आई होगा, पी आई एंड ई आई लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस पार्शियल लॉग जेड एंड पार्शियल बीटा और म्यू प्लस म्यू एन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर ये जो डिफिनीशन लिखी हुई है ये तो जनरल डिफिनीशन है, हर जगह लागू होती है। यहाँ पर प्लस म्यू एन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर अपीयर होता है, इसलिए हमने इसको लिखा, अदरवाइज हमको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, और एंट्रोपी कितनी होगी, एंट्रोपी के लिए हमारे पास फार्मूला है, जनरल फार्मूला कि एस इक्वल टू कितना होता है, माइनस के और सिग्मा आई पी आई लॉग पी आई। तो आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपको जो फॉर्मेट मिल गया एस के लिए मिलेगा माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा, मैं फाइनल लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो यू माइनस म्यू एन मिलेगा और कितना मिलेगा, के टी लॉग जेड मिलेगा, और टोटल को आप डिवाइड कर दीजिए टेम्परेचर से। तो ये हो गया हमारा इसका डिफिनीशन। ओके, ये इसका डिफिनीशन हो गया। तो अब हमारे पास जो है एक लॉजिकल प्रूफ है कि हम कैनोनिकल एनसेम्बल में जो पार्टीशन फंक्शन है उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम केमिकल पोटेंशियल की जो फिजिकल मीनिंग है उसको भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि वो यहाँ पे कैसे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती है, जो हम केमिस्ट्री से स्टार्ट किए थे और फिजिक्स में अप्लाई कर दिए थे, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। और साथ ही साथ जो एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी है, एवरेज वैल्यू ऑफ पार्टिकल है, एवरेज आउट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे फ्लक्चुएट होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी फ्लक्चुएट होता है, वहाँ पे जो कांस्टेंट है आपका ये वाला कांस्टेंट, ये आई एन आई इक्वल टू एन होता है, ये जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट नहीं रह जाता, मतलब हर स्टेट में एनर्जी और पार्टिकल दोनों फ्लक्चुएट करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अब कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, जबकि कैनोनिकल के लिए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है और टोटल एनर्जी भी वहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ रिजर्वायर प्लस सिस्टम ये कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस रिजर्वायर कांस्टेंट है। तो पार्टिकल पैदा भी हो सकते हैं, पार्टिकल एनिहिलेट हो सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि जहाँ पे हाई एनर्जी होती है तो वहाँ पे जहाँ फील्ड थ्योरी लगती है तो पार्टिकल एनिहिलेट भी होते हैं, पार्टिकल क्रिएट भी होते हैं, पार्टिकल क्रिएशन भी होगा, एनिहिलेशन भी होगा। ऐसे जहाँ पे सिस्टम होगी वहाँ पे आप सीधे सीधे ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन का या ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे और सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगर हमने आपको जो भी लेक्चर भेजे हुए हैं इसमें अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई ऐसे सवाल हैं जो आपने अभी नहीं पूछे हैं या पूछना चाहते हैं तो अपने मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं
और जब भी हमें टाइम लगेगा या मिलेगा तब भी हम कोशिश करके आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और अगर आपने हमारे वर्कलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम आप तक नई नई जानकारियों को नए नए तरीके से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।